होगा। जब तक वह अपनी चेतना बनाए रख सकता है, सब कुछ वैसा ही रहेगा। खेल की दृष्टि से ईशान वास्तव में एक तटस्थ और व्यवस्थित शिविर है। लेकिन जब सब कुछ मायने नहीं रखता, तो यह परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। उसके लिए इस स्तर पर उसे आसानी से पैसा कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर वह मरीन के साथ जाता है, तो वह शीर्ष पर बने रहने के लिए पर्याप्त मजबूत है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह बहुत ज्यादा पैसा कमा सके, क्योंकि समुद्री डाकुओं को पकड़ना मरीन का कर्तव्य और दायित्व है। वह उनके इनाम नहीं पा सकेगा, वह केवल उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है और अपनी रैंक बढ़ा सकता है। और अगर वह समुद्री डाकू बन गया, तो यह भी उसके लिए कारगर नहीं होगा। ईशान एक डाकू और एक बुरा समुद्री डाकू बनने को तैयार नहीं है, और वह केवल साहसिक कार्यों और खजाने की तलाश पर ही निर्भर रहेगा। अगर कोई आसानी से खजाना पा सकता है, तो शायद दुनिया में कोई समुद्री डाकू ही न हो। आखिरकार एक समुद्री डाकू शिकारी का दर्जा अस्थायी रूप से तो नहीं खोया जा सकता। भविष्य में यह बदल भी सकता है, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं। ईशान ऐस के अनुरोध से बहुत खुश था। वह जानता था कि अगर आरव उसे सच्चा दोस्त और साथी नहीं मानता, तो उसके लिए ऐसा निमंत्रण देना नामुमकिन है। लेकिन जैसे ईशान ने आरव से पहली मुलाकात में समुद्री डाकू न बनने को कहा था, और आरव राजी नहीं हुआ था, और अब भी यही हाल है। ईशान भी इस बात से राजी नहीं हो पा रहा है कि वह समुद्री डाकू बने। इसलिए ईशान ने आरव को अपनी स्थिति के बारे में बताया और बताया कि वह समुद्री डाकू क्यों नहीं बन सकता। यान की बातें सुनने के बाद आरव ने आखिरकार जिद करना छोड़ दिया और उसके फैसले का सम्मान किया। हालांकि रसोइया जिमित, जो उनकी बातें सुन रहा था, अचानक बोला, सर ईशान, आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए तो समुद्री डाकू नहीं बन रहे हैं ना? लेकिन अगर आप शिचिबुकाई बन सकते हैं, तो आप दोनों बन सकते हैं। ईशान ने जिमित को दुहक से देखा। क्या बकवास है, ये तो सही है। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? ईशान ने पहले इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसने बस यही सोचा था कि वह समुद्री डाकू नहीं बन सकता, वरना उसे मरीन से इनाम नहीं मिलेंगे, लेकिन उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। अगर वह शिचिबुकाई का सदस्य बन पाता, तो यह असल में समुद्री डाकू शिकारी होने जैसा ही होता, क्योंकि शिचिबुकाई मूल रूप से सरकार द्वारा समुद्री डाकुओं पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने का जरिया था। शिचिबुकाई द्वारा पकड़े गए समुद्री डाकुओं का इस्तेमाल उनके इनाम पाने के लिए भी किया जा सकता है, जिसे विश्व सरकार ने स्वीकार किया था। बेशक अगर वह शिचिबुकाई बनना चाहता है, तो आधार यह था कि वह किसी एक को हराकर अपनी जगह बना सके। ईशान को नहीं पता कि अब वह कितना शक्तिशाली है और शिचिबुकाई की तुलना में वह कितना मजबूत है। ऐसा लगता है कि उनकी ताकत भी कम ज्यादा थी। हॉक आइज के साथ मिहॉक्स की ताकत 4 सम्राटों में से एक शैंक योंको से जुड़ी हो सकती है। अगर वह उसे तुलना के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो ईशान अब योग्य नहीं है। इसलिए हालांकि जिम्मी की बातें उचित थीं, ईशान फिलहाल इसके बारे में नहीं सोचने वाला था। अब जब वह ऐस के जहाज पर है, तो वह आरव के साथ कहीं भी जा सकता है। अगर वह अकेला होता, तो वह यात्रा नहीं कर पाता। हालांकि जैसे ही आरव कैक्टस द्वीप पर साथी ढूंढने में रुका, उसका लॉग पोज विशेष चुंबकीय तरंगों से भर गया। यह अगले द्वीप की ओर इशारा कर सकता है। अगर वह आगे बढ़ता है, तो वह अगले द्वीप पर आसानी से पहुंच सकता है। ईशान ने उनसे पूछा, और जिमित ने बताया कि अगले द्वीप तक पहुंचने में लगभग 7 दिन लगेंगे। इतना लंबा समय बर्बाद नहीं किया जा सकता, इसलिए ईशान ने आरव से कहा, आओ और मुझसे लड़ो। दरअसल ईशान काफी समय से ऐसा करने के बारे में सोच रहा था।
आरव ने फ्लेम फल खा लिया है। यह विचार इक्के के कौशल में तेजी से प्रगति करने और उसमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए आया था। आरव फ्लेम फल की क्षमताओं से परिचित नहीं था और ईशान का इरादा अपने प्रतिद्वंद्वी को उसके साथ अभ्यास कराने और तेजी से स्तर बढ़ाने का था। जब तक वह उसे हरा सकता है, ईशान को बहुत अनुभव मिल सकता है, जो कि जोरो को फ्रॉस्टमून गांव में अभ्यास के लिए ले जाने से कहीं बेहतर है। इसके अलावा आरव से लड़ने का एक और फायदा है, वो है लोगिया डेविल फ्रूट यूजर के साथ शुरुआती अनुभव जमा करना। जब ईशान लोगेटाउन में था, तब हालांकि ईशान ने सूर्या से 2 बार युद्ध किया था, लेकिन स्मोकर्स फ्रूट एबिलिटीज कम आक्रामक और नियंत्रण में ज्यादा थीं, जो इक्के के फ्लेम फ्रूट से बिल्कुल अलग थी। ईशान जानता है कि हकी एक ऐसी चीज है जो हर किसी के साथ पैदा होती है, इसलिए उसमें हकी जैसी क्षमता जरूर है, लेकिन उसे विकसित नहीं किया गया है। फिलहाल वह सिर्फ अपनी नेन क्षमताओं का इस्तेमाल करता है। अगर वह आरव जैसे लोगिया फ्रूट यूजर से लड़ता है, तो वह भी अच्छी तरह से देख सकता है कि नेन क्षमताओं और हकी में क्या अंतर है। साथ ही इस तरह से आरव जल्द से जल्द अपनी ज्वाला फल क्षमताओं से परिचित हो सकता है। इयान का प्रपोजल सुनकर आरव भी उत्साहित हो गया। दरअसल लॉकडाउन में ईशान से उसकी जो लड़ाई हुई थी, वो गंभीर नहीं थी। अब इयान का गंभीर चेहरा देखकर आरव समझ गया था कि मामला गंभीर होने वाला है। चलो लड़ते हैं। आरव ने अपना दाहिना हाथ भींचकर सीने के सामने रखा, बाएं हाथ की हथेली खोली, 5 उंगलियों पर आग की लपटें थीं और अपनी खास मुद्रा में खड़ा था। नमस्कार। सभी को आशा है कि आपको आज का अध्याय पसंद आया होगा। मैं अपने शीर्ष 3 पैट्रियंस के लिए विशेष प्रशंसा देना चाहता हूं। आनंद लेना। यह सुनकर कि आरव और ईशान के बीच प्रतियोगिता होने वाली है, स्पेस पायरेट क्रू के सभी सदस्य देखने के इरादे से केबिन से बाहर आ गए। हालांकि यह तथ्य कि आरव ने कैक्टस द्वीप पर एक गोदाम जला दिया था, अभी भी उनकी स्मृति में ताजा था, इसलिए शेफ जिमित मदद नहीं कर सके और उनसे कहा, कप्तान आरव, मास्टर ईशान, शांत रहें, हमारे जहाज को नष्ट न करें, यह भयानक होगा। जिमित को यह कहने की जरूरत नहीं है। ईशान और आरव भी जानते थे कि विशाल समुद्र में अगर जहाज टूट गया तो अच्छा नहीं होगा। उन्हें यह बात पता होनी ही चाहिए, इसलिए शुरू से ही उनका इरादा कोई शक्तिशाली और विनाशकारी चाल चलने का नहीं था। ईशान और आरव देख पर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खड़े थे। आरव ने अपनी सामान्य लड़ाई की मुद्रा अपना ली। ईशान थोड़ा उकड़ू बैठा, बाएं हाथ कमर पर रखे और मूठ पकड़े हुए था। दोनों के बीच काफी देर तक टकराव के बाद आरव खुद को रोक नहीं पाया और पहले ही वार करने लगा। एक जोरदार किक मारने की सोचकर वह बहुत तेज गति से ईशान की ओर दौड़ा। ईशान अभी भी उसकी हरकतों को बिना हिलेडुले देख रहा था। बुरी नजर के निष्क्रिय प्रभाव से ऐस का शरीर लाल आभा से भर गया था, जो उसे फ्लेम फल खाने के बाद मिली थी। इसका मतलब था कि आरव अब ईशान के लिए एक बहुत ही खतरनाक निशाना था, इसलिए ईशान ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ईशान यह भी समझ गया था कि यह लाल आभा क्षेत्र असल में सिर्फ एक संदर्भ था, जिसमें ज्वाला फल क्षमताएं शामिल होनी चाहिए। हालांकि आरव इसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था, इसलिए यह धमकी उपयुक्त नहीं थी। पलक झपकते ही आरव ईशान के सामने पहुंच गया, ऊंची छलांग लगाई और इयान के सिर पर लात मारने के लिए अपना पैर हिलाया। ईशान अचानक झुका और ऐस के हमले से बच निकला। फिर उसने अपनी तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन यह अप्रत्याशित था कि ऐस का दाहिना हाथ उसके पीछे पीछे आकर उसके करीब आ गया था। उसने अचानक उसे इयान के दाहिने हाथ पर दबा दिया, जिससे इयान की तलवार आधी बाहर निकल जाने
पर ही म्यान में वापस जाने को मजबूर हो गई। ईशान अपनी तलवार न निकाल पाने पर निराश जरूर हुआ। उसकी तेजी को देखते हुए अगर वह सचमुच तलवार निकालना भी चाहता तो आरव उसे रोक नहीं पाता। उसने सोचा भी नहीं था कि वह उसके हमले को रोकने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करेगा। उसने आरव की तरफ देखा और देखा कि एक मुक्का उसकी तरफ आ रहा है और तब तक वह उसके पेट पर लग गया, जिससे ईशान तुरंत पीछे हट गया, लेकिन वह सिर्फ ऐस की नंगी मुट्ठी थी। सावधान! ईशान चिल्लाया और अचानक एक झपट्टा आया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ डेविल ब्लेड यामातो बाहर निकला और उसने बहुत तेज गति से ऐस के कंधे पर वार किया। ईशान को समझ नहीं आया कि उसके पास बचने का समय था या उसने जानबूझकर नहीं। उसने बस ईशान को अपने कंधे पर वार करने दिया। हालांकि ईशान को लगा कि कटडाउन एसिस का कंधा फट गया है और फिर वह तुरंत ठीक हो गया। ही आरव ईशान की ओर मुड़ा और बोला, लगता है अब तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। क्या शरीर तत्वमय है? ईशान भी हल्के से मुस्कुराया। वास्तव में ईशान पहले भी इस समस्या पर विचार करता रहा है, अर्थात क्या सामान्य परिस्थितियों में लोगिया डेविल फ्रूट यूजर का शरीर एक इकाई या एक मौलिक शरीर है। ऐस के अभी के प्रदर्शन के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में उसे शारीरिक रूप से सक्रिय होना चाहिए। अन्यथा अगर उसका शरीर तत्वाधारित है तो वह एक मानवाकार की चलती फिरती लौ बन जाएगा जो जहां भी जाएगा जलती रहेगी। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में यह एक भौतिक इकाई है, ऐसा लगता है कि इसे इच्छानुसार रूपांतरित किया जा सकता है। ब्लेड से प्रहार होते ही एक विचार से रूपांतरण पूरा हो सकता है। चूंकि यह रूपांतरण बहुत तेज था, इसलिए बहुत से लोग यह नहीं पहचान पाते कि लोगिया फल उपयोगकर्ता का शरीर भौतिक है या तात्विक। यही वजह है कि ईशान तेज होने के बावजूद आरव को चोट नहीं पहुंचा सका। बेशक इसकी वजह यह भी है कि ईशान ने अपने नेन को ब्लेड पर उलझाने के बजाय बस साधारण शारीरिक हमला किया। आरव के साथ उसकी लड़ाई उसके कुछ अनुमानों का परीक्षण करने के लिए थी, इसलिए उसने अपने कार्ड की क्षमताओं का उपयोग करने में जल्दबाजी नहीं की। लड़ाई जारी रहने के बाद ईशान को लगा कि वह आरव को चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कौशल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह तुरंत ऐस की तरफ दौड़ा और अपनी तलवार से उस पर वार कर दिया। ईयान के चॉप से बचने के लिए आरव थोड़ा सा मुड़ा, फिर उछलकर अपनी जगह पर खड़ा हुआ और ईशान को व्हिप लेग से मारा। ईशान के चकमा देते ही उसके हाथ में मौजूद शैतानी ब्लेड यामातो ने तुरंत आरव पर कई वार किए। अपनी तेज गति के कारण तलवार की कई परछाइयां बार बार दिखाई देने लगीं, लेकिन आरव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसका शरीर दाएं बाएं हिल रहा था और उसके पैर इतनी तेजी से चल रहे थे कि सारे हमले उसके पास से गुजर गए। ईशान को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह जानता था कि आरव धीरे धीरे हकी के इस्तेमाल में माहिर हो गया है। लोगेटाउन में उसने केनबुनशोकु हकी, ऑब्जर्वेशन हकी की अपनी छिपी हुई प्रतिभा दिखाई थी, इसलिए उसके लिए उन हमलों से बचना मुश्किल नहीं था। इसके अलावा ईशान यह भी जानता है कि आरव सिर्फ केनबुनशोकु हकी, ऑब्जर्वेशन हकी का ही इस्तेमाल नहीं करता। उसके पास हाओशोकु हकी भी है और बुशोकु हकी के बारे में अनुमान है कि यह उसे अपने पिता समुद्री डाकू राजा रवि से विरासत में मिला होगा। बेशक फिर भी इक्के की हकी वास्तव में ईयान की नेन क्षमताओं के समान ही है। इस समय इसमें भौतिकीकरण की विशेषताएं नहीं हो सकती। यह ज्ञात है कि हकी का एक चरणबद्ध रूप भी होता है, जिसे मूल रूप से काले रंग में बदलकर त्वचा की सतह पर लगाया जा सकता है, इसलिए यही साधना की सिद्धि है। दोनों लड़ते रहे, डेक पर दर्जनों राउंड खेले, लेकिन किसी को चोट नहीं आई।
ईशान अपने साधारण शारीरिक प्रहार से आरव को नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसी तरह आरव भी ईयान की गति का सामना नहीं कर सका। हालांकि इन दोनों के बीच की लड़ाई ने हुकुम के समुद्री डाकू के सदस्यों को स्तब्ध कर दिया। लड़ाई की गति इन चालक दल के सदस्यों की दृष्टि क्षमता से कहीं ज्यादा थी। दरअसल केवल ईशान और आरव ही जानते थे कि यह लड़ाई उनके बीच महज एक ट्रायल थी। फ्लेम फ्रूट खाने से पहले आरव सिर्फ शारीरिक कौशल से लड़ता रहा है। उसे हथियारों से लड़ने की आदत नहीं है। ज्यादातर समय उसकी कमर पर लगा खंजर सिर्फ सजावट का सामान होता था। अब यह ईशान से लड़ने जैसा ही था। वह अपनी मूल युद्ध शैली का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था और उसने अपनी फ्लेम फ्रूट्स शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। 10 से अधिक बार टक्कर होने के बाद दोनों अचानक पीछे हट गए। एक दूसरे को देखने और हल्की सी मुस्कान के बाद ऐस की मुट्ठी और पैरों में धधकती लपटें दिखाई देने लगीं। बढ़ते तापमान के कारण स्वाभाविक रूप से प्रकाश का विक्षेपण हो गया, जिससे उसका शरीर टेढ़ा-मेढ़ा सा दिखाई देने लगा। देखो ईशान, मैं ज्वाला फल की शक्ति का उपयोग करना चाहता हूं। आरव ने उसे चेतावनी दी। ईशान ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। डेविल ब्लेड यामातो का मूठ पकड़े हुए उसने अपनी नेन को ब्लेड के चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। ऐस का दाहिना हाथ अचानक ईयान की स्थिति की ओर मुड़ गया। उसे पंजे के आकार में सीधा आगे की ओर पकड़ लिया और फिर 5 प्रज्वलित ऑन्स हवा में चमक उठे। हनाबी, आतिशबाजी। आरव की आवाज के साथ ही 5 अग्निशामक ईशान की ओर दौड़ पड़े। इसी बीच उड़ते हुए अग्निशामक घूमने और मुड़ने लगे, जिससे एक सर्पिल अग्निस्तंभ बन गया। लोगिया उपयोगकर्ताओं की सभी चालें उनकी अपनी क्षमताओं की समझ और कल्पना पर आधारित होती हैं। दरअसल इस चाल का आविष्कार आरव ने ही किया था। आरव द्वारा मारा गया सर्पिल अग्निस्तंभ देखकर ईयान की आंखें डबडबा गईं और उसने अपनी तलवार अग्निस्तंभ की ओर चला दी। अपने नेन को उलझाने के परिणामस्वरूप ईयान की तलवार ने अग्निस्तंभ को चीर डाला। अग्नि का यह सर्पिल स्तंभ आधा कट गया और आने वाली आग को तितर-बितर कर दिया। जुजिका क्रॉस फायर। आरव को उम्मीद नहीं थी कि इस हरकत से ईशान को चोट पहुंचेगी, इसलिए उसने अपनी तर्जनी उंगली से ईशान को मारा और उस पर क्रॉस के आकार की लौ दाग दी। हालांकि इस बार ईशान ने सीधे ऐस की लौ पर प्रहार करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि अचानक अपना ब्लेड बढ़ाया और जुजिका को हिला दिया। क्रॉस फायर ब्लेड पर लगा, लेकिन वह ईयान के ब्लेड से चिपका हुआ था। ईशान ने अपनी कलाई घुमाई और उसे धीरे से ऊपर उठाया। बिल्कुल, ईशान ने जुजिका की ज्वाला ऊर्जा को महसूस किया। इस समय उसके ब्लेड से उलझे नेन ने दूसरी ऊर्जा को भस्म कर दिया। वह मन ही मन आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। लोगिया फल उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चालें दरअसल उनकी अपनी ऊर्जा का ही हिस्सा होती हैं। इस ऊर्जा में लोगिया के गुण होते हैं, जैसे इक्के की ज्वाला, जो उच्च तापमान और जलने की क्षमता से युक्त होती है। साथ ही यह वास्तविक पदार्थ को छू नहीं सकती, इसलिए ईयान का ब्लेड आरव को चोट नहीं पहुंचा सकता। हालांकि ऊर्जा को छूने वाली एकमात्र चीज स्वयं ऊर्जा ही है। ईयान की नेन भी इसी प्रकार की ऊर्जा है। जब उसकी मन की ऊर्जा ब्लेड के चारों ओर लिपटी होती है, तो वह स्वाभाविक रूप से ऐस की ज्वाला ऊर्जा से टकरा सकती है। यही कारण है कि वह आरव द्वारा चलाई गई हनाबी को विभाजित करने में सक्षम था। इस तरह हकी वास्तव में एक प्रकार की ऊर्जा है। इसलिए एक कहावत है कि हकी लोगिया संस्थाओं पर कब्जा कर सकती है। यह अंतिम विश्लेषण है और ऊर्जा टकराव के रूप से संबंधित है। इसलिए ईशान को तुरंत यह एहसास हो गया कि उसका नेन हकी के समान ही है
और यह हकी से अधिक लचीला है और उसका नेन अंततः बुसोशोकु और केनबुनशोकु हकी के समान प्रभाव प्राप्त कर सकता है। ये विचार इयान के दिमाग में कौंध ही रहे थे। इक्के का क्रॉस फायर स्वाइप करने के बाद ईशान अचानक आगे बढ़ा और आरव की तरफ लपका। इस बीच उसके हाथ अभी भी मूठ पर थे। आरव चौंक गया और उसने सोचा कि ईशान अपनी इत्तोरियु इयाई चाल का उपयोग करने जा रहा है, इसलिए वह जगह पर कूद गया और इयान के सिर को पार करने की कोशिश की, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इयान की अचानक दौड़ सिर्फ एक चाल थी जिसका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से आरव को प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करना था। आरव को हवा में उछलता देख ईशान ने पीछे छलांग लगाई और आसमान की ओर एक फ्लाइंग स्लैश फेंका। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण बिंदु से परहेज किया और इस फ्लाइंग स्लैश को ब्रश किया और एस के शरीर से थोड़ा दूर उड़ गए। आरव ने उतरते ही चुपके से अपने कंधे पर देखा तो पाया कि वहां एक खुला घाव था। हालांकि घाव गहरा नहीं था, पर उसमें से खून बह रहा था। वह थोड़ा अविश्वास में था और उसने ईशान से पूछा, तुम मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हो? आरव हालांकि थोड़ा बहुत हकी का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे हकी शब्द बिल्कुल नहीं आता। उसकी अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सहज था। आरव घायल था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुकाबला रुक गया। ईशान ने अपनी तलवार रख दी और उसे समझाने लगा। हालांकि लोगिया फल बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे अजेय नहीं होते। इस गुण का संयम उनमें से एक है। अगर इक्के की लॉ का सामना एडमिरल आओकिजी की जमी हुई क्षमताओं से होता है तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। इसी तरह जब उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो हकी का इस्तेमाल कर सकता है तो उसे सावधान रहना चाहिए। ईशान और इक्के की लड़ाई के बाद ईशान ने भी अपने अनुमान की पुष्टि की। दरअसल नेन क्षमताएं लोगिया फल की सत्ता को भी पकड़ सकती हैं। छुट्टियों की शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आशा है आपको आज का अध्याय पसंद आया होगा। आनंद लें और पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपकी टिप्पणियां पढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अगले कुछ दिनों में जब भी ईशान को खाली समय मिलता वह आरव के साथ अभ्यास करने जाता रहा। चूंकि यह सिर्फ सीखने और मजबूत होने के लिए था, इसलिए दोनों के बीच मुकाबला बिंदु दर बिंदु था। हालांकि एस की हारें उसकी जीत से ज्यादा थीं। ईशान नाम का ये लड़का तो बड़ा चालाक था। उसे यकीन था कि आरव अपनी नाव पर ताकतवर चालें चलने से डरता होगा, इसलिए उसने आरव को अनुभव का जरिया बनाने का मौका लिया। आरव को ज्वाला फल खाए ज्यादा समय नहीं हुआ था। वह अभी भी अपनी फल क्षमताओं के विकास की खोज कर रहा है। वह ज्वाला फल की शक्ति को अपने शारीरिक कौशल में समाहित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि एस की कल्पना शक्ति अद्भुत थी और वह बहुत चतुर था, फिर भी उसकी चालें ईशान के लिए खतरा नहीं थीं। यह मत भूलिए कि ईशान स्वयं भी ज्वाला की शक्ति का उपयोग कर सकता था। उसके पास अभी भी ही के कौशल हैं, नश्वर ज्वाला की मुट्ठी और अंधकार ज्वाला की तलवार। इसके अलावा एस की फायर फिस्ट पूरे जहाज को तबाह कर सकती थी, इसलिए उसका इस्तेमाल उसकी नाव पर नहीं किया जा सकता और दाई एनकाई एंटेई ग्रेट फ्लेम कमांडमेंट फ्लेम एम्परर या एंजोमो ब्लेस नेट जैसी ज्यादा शक्तिशाली चालों का तो कहना ही क्या। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि आरव ने अभी तक इन्हें विकसित नहीं किया है, और अगर विकसित भी हो जाएं, तो भी वह इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी ओर एस के मौलिक शरीर ने अपना लाभ खो दिया क्योंकि ईशान अपने नेन का उपयोग कर सकता है और उसका मुकाबला कर सकता है, इसलिए वह आरव को तब तक चोट पहुंचा सकता है जब तक वह अवसर का लाभ उठाता है। शायद इसलिए कि यह एक प्रतियोगिता थी, ऐसा लगता है कि जीतने के बाद मिलने वाला अनुभव अपेक्षा से कम होना चाहिए। लेकिन जगन नेत्र के निष्क्रिय होने से
इक्के की शक्ति ईयान की शक्ति से ज्यादा है। यह लाल था, जिसका अर्थ है कि यह एक खतरनाक स्तर है, इसलिए ऐसे दुश्मन को हराने पर अनुभव बोनस बहुत ज्यादा होना चाहिए। ईशान द्वारा आरव को हराने के बाद प्राप्त अंतिम अनुभव वास्तव में समान शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत अधिक था। केवल 3 दिनों में ईयान का स्तर आरव के साथ हुए द्वंद्वयुद्ध से 1 अंक बढ़ गया। आरव जो जाने नहीं दे सकता था, बहुत उदास था, जबकि ईशान पीछे चुपके से हंस रहा था। हालांकि ईशान ने यह भी देखा कि एस का फ्लेम फ्रूट पावर पर नियंत्रण धीरे धीरे परिपक्व हो रहा था और उसकी फ्लेम स्ट्रेंथ में वाकई सुधार हो रहा था। यह लड़का अपनी फ्लेम को दबाने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसे बाहर फेंकने के बाद वह फूल जाती थी, जिससे विस्फोट जैसा प्रभाव होता था। यह प्रगति वाकई उल्लेखनीय थी। नतीजतन दोनों के बीच एक खेल शैली विकसित हो गई है, यानी आरव ईशान की ओर एक विस्फोटक आग का गोला फेंकता है और ईशान अपनी तलवार से उसे दूर भगाने की पूरी कोशिश करता है। अगर आरव की चाल धीमी होती या उसका नियंत्रण ठीक नहीं होता, तो आग का गोला उसके चेहरे पर फट जाता, जिससे ईशान जमीन पर गिर जाता। बेसबॉल खेलने जैसा दिखने वाला यह खेल जब विकसित हुआ, तो दोनों ने अपना द्वंद्व खत्म करने के बाद इसे खूब मजे से खेला, लेकिन इस खेल से सिर्फ हुकुम के समुद्री लुटेरों के सदस्यों को ही नुकसान हुआ। जब भी दोनों यह खेल खेलना शुरू करते, तो उन्हें रुककर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। खेल शुरू में तो मजेदार था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ईशान कोई गलती करेगा और उनकी तरफ आग का गोला चला देगा। इसलिए जब खेल शुरू होता, तो वे भागकर छिप जाते। दरअसल उन्हें पता ही नहीं था कि जिस चंचल खेल का वे दोनों आनंद ले रहे थे, वह दरअसल अपने कौशल और क्षमताओं को प्रशिक्षित करने और उनमें निपुणता हासिल करने का एक और तरीका था। जब ईशान ने ही के कौशल को खोलने की पहल की, तो दुष्ट दृष्टि विशेषज्ञ ऊंचे उड़ते हुए नेन ने उसे नियंत्रण खो दिया। अब शैतान के ब्लेड यामातो का इस्तेमाल करके आग के गोले पर वार करने से वह अपने नेन को और भी सटीकता से नियंत्रित कर सकता है। आरव भी ऐसा ही था। उसके द्वारा फेंके गए आग के गोले की शक्ति उसके नियंत्रण में थी, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। जब भी ईशान ठीक से काम नहीं करता और आग का गोला फट जाता, आरव अपना पेट ढककर उस पर जोर से हंसता। इसी तरह जब भी ईशान सारे आग के गोले उड़ा देता, तो आरव की बारी आती कि वह गर्व से हंसे। इससे हुकुम समुद्री डाकू का जहाज हर समय हंसी से भरा हुआ रहता था। आरव के साथ कुछ दिन सफर करने के बाद ईशान को शराब की लत बढ़ने लगी। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जहाज पर ताज़ा पानी बहुत कम था। आमतौर पर प्यास बुझाने के लिए शराब ही ली जाती थी। पहले जब ईशान अकेले सफर पर होता था, तो उसे इसका एहसास नहीं होता था, लेकिन जब वह आरव के साथ होता था, तो उसे पता चल जाता था कि पायरेट पार्टी क्या होती है। हर बार रात के खाने के समय थोड़ी सी लापरवाही से वह एक साधारण खाने को खाने और पीने में बदल देगा, और फिर उसके आसपास शोरगुल करने वाले लोगों का झुंड इकट्ठा हो जाएगा और जल्द ही वह एक पार्टी में बदल जाएगा। फिर साके के बड़े गिलास आपस में टकराएंगे और वे सारी रात पीते रहेंगे। यद्यपि इस दुनिया में शराब सफेद वाइन जितनी तेज नहीं होती, फिर भी एक बार में बहुत सारी शराब पीना नशीला हो सकता है। आरव और ललित का व्यक्तित्व काफी मिलता जुलता है। वे एक ही तरह के लोग हैं जो बिना कुछ कहे बस खाना पीना और शराब परोसकर पार्टी शुरू कर सकते हैं। आरव भी अपनी टीम के साथ यही सिद्धांत रखता था, लेकिन ईशान को इससे परेशानी होती थी। जब भी मौका मिलता, आरव उसे ड्रिंक थमा देता था। ईशान साके को दूर धकेलना चाहता था, लेकिन आरव गुस्से में था और उसे पत्थर कागज कैंची के खेल में पीने की चुनौती देने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशान शुरुआत में इसका फायदा उठा पाएगा,
लेकिन आरव जल्द ही इसमें माहिर हो गया। इसके बजाय ईशान बहुत कुछ खो रहा था और आरव एक एक करके साके डालता रहा जब तक कि वह नशे में न हो गया। हालांकि आरव और उसके साथी अक्सर उसे शराब पिलाते थे, फिर भी ईशान को यह थोड़ा अच्छा लगता था। वह समझता था कि इतने सारे लोग समुद्री डाकू क्यों बनना चाहते हैं। ये वाकई खुशी के दिन थे। शायद समुद्री डाकुओं की नज़र में यही वो आज़ादी थी जिसके लिए वे दिन भर गाते और शराब पीते रहते हैं। तो बस लड़ते झगड़ते, खेलते कूदते, शराब पीते पीते और नाचते गाते 6 दिन बीत गए। और बस एक दिन और बीतने पर ईशान और वो प्यारे दोस्त अगले द्वीप पर पहुंच जाएंगे। देख पर ईशान और आरव अभी भी द्वंद्वयुद्ध कर रहे थे। कल आरव को एक बढ़िया आइडिया सूझा। वह अपने दोनों हाथों की तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को एक साथ बंदूक की तरह आगे की ओर रखता है, फिर अपनी उंगलियों को आग की लपटों में बदल देता है और उनसे ईशान की ओर आग की गोलियां दागता है। यह उसकी नई विकसित चाल है, हिगन आग की बंदूक। आग से बनी ये गोलियां असली गोलियों जितनी छोटी थीं और वे ईशान पर तीव्रता से आ रही थीं, और ईशान ने अपनी नेन को अपनी तलवार पर केंद्रित किया और इन गोलियों को दूर परावर्तित करने के लिए उसे घुमाता रहा। नतीजा यह हुआ कि आरव को अपनी नई चाल की लत लग गई। उसे पता था कि यह ईशान के खिलाफ काम नहीं करेगी, फिर भी वह इसका जमकर इस्तेमाल करता रहा। ईशान को अपनी तलवार ऊपर उठानी पड़ी और ऐस की गोलियों को रोकने के लिए वाइंड वॉल का झोंका लाना पड़ा। अब इयान के नेन कौशल उसके निरंतर प्रशिक्षण से उन्नत होने वाले थे। नेन कौशल के उन्नत स्तर पर पहुंचने के बाद ईशान अपने नेन को पवन दीवार से जोड़कर देखना चाहता है कि क्या वह उसकी शक्ति बढ़ा सकता है। आरव के मन में अग्निशक्तियों के करतब विकसित करने की कल्पना है। इसलिए ईशान के रूप में उसने यह भी सोचा कि वह यासुओं की पवन दीवार को उड़ती हुई छाया ही की अग्नि क्षमता के साथ मिलाकर अग्निदीवार बना सकता है, या ही की लौ को यासुओं के बवंडर में मिलाकर अग्निवंडर बना सकता है। कार्ड के सभी कौशल में महारत हासिल थी। मुख्य बात यह है कि क्या मेजबान उनका लचीले ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। वाइंड वॉल से इक्के की गोलियों को रोकने के बाद ईशान बस हमला करना चाहता था और अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कि कोई रो रहा हो। आरव ने भी आवाज सुनी और दोनों ने एक साथ झगड़ा बंद कर दिया। उसने इयान की टोपी की ओर इशारा करते हुए कहा, लगता है आवाज तुम्हारी टोपी से आ रही है। ईशान कुछ देर के लिए उलझन में पड़ गया। फिर उसने अपनी भालू के कान वाली टोपी उतारी और डेन डेन मुशी को देखा, जो हमेशा अपने खोल में ही रहती थी। उसे पता नहीं क्यों, पर वह अपने खोल से बाहर आ गई, रोती हुई और बड़बड़ाती हुई आवाज निकालती हुई। जब दोनों आवाजें मिलीं, तो एक अप्रिय ध्वनि बन गई, ओ ओ, तुम्हारे पास डेन डेन मुशी है। आरव नीचे झुका, उत्सुकता से ईशान को देखा और अजीब तरह से पूछा, ये क्यों रो रहा है? क्या तुम इसे परेशान कर रहे हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या मैं इसे धमका रहा हूं? ईशान ने उसे भयानक नजर से देखा। कोई व्यक्ति डेन डेन मुशी को क्यों धमकाएगा? हालांकि ईशान थोड़ा उलझन में था। उसकी टोपी में हमेशा से डेन डेन मुशी रखी रहती थी, इसीलिए उसने टोपी की बनावट में खास बदलाव किया था। वह छोटा सा बच्चा लंबे समय से अच्छा ही रहा है और उसे कुछ नहीं हुआ। इस समय वह क्यों रोया? क्या ऐसा हो सकता है कि जब ईशान आरव से द्वंद्वयुद्ध कर रहा था तो उसने गलती से टोपी दबा दी हो? या फिर ऐसा हो सकता है कि एसएस फायर गन अटैक से गलती से टोपी लग गई और छोटे बच्चे को चोट लग गई। दो लड़के रोते हुए डेन डेन मुशी को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।
उन्हें उसे मनाने की कोशिश करनी पड़ सकती है, लेकिन यह डेन डेन मुशी है, बच्चा नहीं। रहने भी दो। जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, शेफ जिमित ने सावधानी से अपना सिर केबिन से बाहर निकाला। चूंकि समूह के एक बदकिस्मत आदमी के कूल्हे इक्के की लौ से गलती से जल गए थे, इसलिए हुकुम के किसी भी समुद्री डाकू ने द्वंद्व युद्ध के दौरान वहां आने की हिम्मत नहीं की। देख से चीखें सुनकर जिमित ने यह भी सोचा कि वह भी आकर देखे कि क्या हुआ। यह पता चलने पर कि ईशान और आरव लड़ नहीं रहे हैं, उसे राहत मिली, लेकिन जब उसने रोते हुए डेन डेन मुशी को देखा तो वह चौंक गया और आगे बढ़कर बोला, यह तो कोई आपातकालीन संकेत लग रहा है। इमरजेंसी सिग्नल। आरव ने हैरान होकर डेन डेन मुशी की ओर इशारा किया और कहा, क्या यह भूख लगने की वजह से नहीं रो रहा है? भूख लगी है। चुप हो जाओ आरव। ईशान ने आरव को एक तरफ धकेला और जिमित से पूछा, मतलब? किसी ने मेरे डेन डेन मुशी को इमरजेंसी कॉल भेजा है। जिमित ने अपने हाथ रगड़े और कहा, सटीक रूप से कहें तो वे विशेष रूप से आपके डेन डेन मुशी को कॉल नहीं भेज रहे हैं, बल्कि आसपास के पानी में मौजूद सभी डेन डेन मुशी को कॉल भेज रहे हैं जो सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कोई बड़ी मुसीबत में है? ईशान ने पूछा। 10 में से 9। जिमित ने सिर हिलाया और कहा, आमतौर पर कोई भी आपातकालीन संकेत नहीं भेजता, लेकिन क्या? आरव ने उत्सुकता से पूछा। जिमित ने आ भरी, लेकिन यह भी संभव है कि मरीन जानबूझकर फिशिंग कर रहा हो और कानून को लागू कर रहा हो, या कुछ समुद्री डाकू जानबूझकर लोगों को आकर्षित करने और उन्हें लूटने के लिए इस तरीके का उपयोग कर रहे हों। जिमित के यह कहने पर ईशान को याद आया कि आपातकालीन सिग्नल के बारे में उसके कुछ विचार जरूर थे, इसलिए वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। आपातकालीन सिग्नल एक अच्छी बात थी, लेकिन मरीन और समुद्री लुटेरों ने उसे बर्बाद कर दिया। जब किसी को सिग्नल मिलता है तो पहली प्रतिक्रिया, जाहिर है, संदेह की होती है। हम क्या करें? ईशान और उसके बगल में बैठे दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सोच रहे थे कि उन्हें कॉल उठाना चाहिए या नहीं। तुम कप्तान हो, आखिरी फैसला तुम्हारा ही है। आखिरकार ईशान ने फैसला आरव पर थोप दिया। आरव ने सोचा, फिर उसने उसे उठाया और माइक्रोफोन से कहा, मोशी मोशी, ये स्पेड पायरेट्स हैं, तुम कौन हो? छुट्टियों की शुभकामनाएं। नमस्कार सभी को, आशा है कि आपको आज का अध्याय पसंद आया होगा। आनंद लें और पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपकी टिप्पणियां पढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। स्पेड पायरेट्स स्वाभाविक रूप से ऐस के जहाज का नाम था। आरव की बात सुनकर ईशान को राहत मिली। खुशकिस्मती से आरव ललित से थोड़ा अलग था। वह इतना बेवकूफ नहीं है कि माइक्रोफोन उठाते ही कहे कि वह पायरेट किंग बन जाएगा। जिम्मी की चेतावनी के कारण उन्हें ऐसे आपातकालीन संकेत प्राप्त करते समय सतर्क रहना चाहिए, और उनके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि जो व्यक्ति मदद के लिए पुकार रहा है वह वास्तव में मुसीबत में है या नहीं। इस मामले में आरव ने सिर्फ अपने क्रू का नाम बताया, जो एक बहुत ही समझदारी भरा कदम था। क्योंकि यह सिर्फ ग्रुप का नाम था, इसलिए इससे ज्यादा जानकारी सामने नहीं आएगी। मदद करो। डेन डेन मुशी से एक आवाज आई और उत्सुकता से कहा, हम मरीन की G3 शाखा का गश्ती जहाज हैं। दुर्भाग्य से हमारा जहाज चट्टानों से टकराकर डूब गया है। कृपया हमारी मदद करें। ईशान और जिमित ने एक दूसरे की ओर देखा। इस फोन से जुड़ने से पहले ईशान सोच रहा था कि कौन मदद के लिए पुकार रहा है।
उसने सोचा था कि समुद्री डाकू या व्यापारी जहाज होंगे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि मरीन से पुकार होगी। आरव ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। उसने आंखें फाड़कर जिमित को देखा। जिमित ने अपनी बाहें बंद कर ली, भौहें सिकोड़ी और कहा, हम जिस रास्ते पर हैं वह वाकई शाखा G3 के क्षेत्र में आता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वहां एक समुद्री गश्ती जहाज है। इसके अलावा जिस अगले द्वीप पर हम जा रहे हैं वह एक रेगिस्तानी द्वीप है और वह कई चट्टानों और चट्टानों से घिरा हुआ है। हो सकता है कि गश्ती जहाज चट्टानों से टकराकर डूब जाए। तो क्या मदद की यह पुकार वास्तविक होनी चाहिए? ईशान ने पूछा। जिमित ने सिर हिलाया और कहा, मुझे यकीन नहीं है। हो सकता है ये समुद्री डाकू हों जो मरीन होने का नाटक कर रहे हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे समुद्री डाकू हैं। आरव मुस्कुराते हुए बोला, हम भी समुद्री डाकू हैं। जिमित बस इतना कहना चाहता था कि लालची समुद्री डाकू तो हमेशा से रहे हैं। लेकिन जब उसने आरव और ईशान की ताकत के बारे में सोचा तो उसने कुछ नहीं कहा। अगर उनका सामना किसी समुद्री डाकू से हो जाए तो वे बता सकते हैं कि उस स्थिति में कौन बदकिस्मत है। वास्तव में इस आपातकालीन संकेत के बारे में जिमी की सबसे बड़ी चिंता मरीन्स को लेकर थी, क्योंकि उन्हें डर था कि यह उनके द्वारा बिछाया गया जाल है। हालांकि जैसे ही दूसरे पक्ष ने मदद मांगी, उसने अपनी समुद्री पहचान बताई, जो एक जाल की तरह नहीं लग रहा था। यदि मरीन समुद्री डाकुओं को आकर्षित करने के लिए इस तरीके का उपयोग करना चाहते हैं, तो वे यह नहीं कहेंगे कि वे मरीन हैं, बल्कि वे कहेंगे कि वे व्यापारी जहाज हैं, इत्यादि, ताकि लालची समुद्री डाकू सस्ते चारे को उठाकर मरीन के जाल में फंस जाएं। इयान के विचार जिमी जैसे ही थे। अगर सामने वाला कोई और पहचान बताता तो ईशान को शक होता। लेकिन अब लगता है कि कुछ मरीन्स बड़ी मुसीबत में हैं। हालांकि मुझे लगता है कि चाहे वे कुछ भी कह रहे हों, सच हो या झूठ, हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। जिमित ने आरव की तरफ देखा और कहा, कैप्टन, भले ही सामने वाला सच कह रहा हो, लेकिन इससे यह नहीं बदलेगा कि हम समुद्री डाकू हैं। क्या आपने कभी समुद्री लुटेरों द्वारा मरीन को बचाते हुए सुना है? ईशान कुछ नहीं बोला और बस आरव को देखता रहा। यह उसका जहाज है और वही इन मामलों का फैसला करता है। लेकिन ईशान तो बस एक बोर्डर है। चूंकि उसने ऐस का उपकप्तान बनने का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था, इसलिए वह इस मामले पर अपनी राय जाहिर नहीं कर सकता। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि थोड़ी देर बाद आरव ने कॉल करने वाले से पूछा, आपकी स्थिति क्या है? हम द्वीप से 160 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक जगह पर हैं। अब हम एक चट्टान पर रह रहे हैं। हमारे पास न पानी है न खाना। पता नहीं हम कब तक जिंदा रह पाएंगे। फोन पर मरीन सैनिक चिल्लाया, कृपया जल्द से जल्द आए। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस फोन काट दिया। ईशान ने डेन मुशी को दूर रखा जो फिर से सो गया था, और फिर आरव से आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सच में इन लोगों को बचाने जा रहे हो? बिल्कुल। आरव मुस्कुराया और सिर हिलाया, अगर हम इन लोगों की मदद नहीं करेंगे तो ये मर जाएंगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें इन्हें बचाना होगा। लेकिन यह मत भूलना, तुम एक समुद्री डाकू हो। ईशान बोला, हालांकि तुम अभी वांटेड लिस्ट में नहीं हो, लेकिन जिस क्षण से तुमने समुद्री डाकू का झंडा फहराया है, मरीन तुम्हारे दुश्मन हैं, तो क्या तुम्हें सचमुच उन्हें बचाना है? जिमित ने भी उसे सलाह दी, हाँ कैप्टन आरव, तुम्हें इस बारे में स्पष्ट रूप से सोचना होगा। आरव ने अपनी टोपी का किनारा खींचा और अपनी आंखें हल्के से ढकते हुए फुसफुसाया, ईशान, जब तुम बूढ़े आदमी को जानते हो तो तुम्हें बूढ़े आदमी का चरित्र भी जानना चाहिए।
अगर हम इन नौसैनिकों की मदद नहीं करेंगे तो आगे चलकर बूढ़ा आदमी मुझे पीट पीट कर मार डालेगा। बूढ़ा आदमी, क्या वह गोपाल है? ईशान ने बस सिर हिलाया। वह ऐस के मन की बात समझ गया। ललित की तरह आरव भी कोई सच्चा समुद्री डाकू नहीं है। उसके दिल में अच्छाई और बुराई की अपनी अलग ही धारणा है। आरव को मत देखो, वो हमेशा खाना खाकर भाग जाता है, पर सच में उसका दिल बहुत अच्छा है। क्या वो अपनी मौजूदा ताकत से उन रसोइयों को धूल नहीं चटवा सकता? बेशक वो ऐसा आसानी से कर सकता है, लेकिन हर बार पेट भरते ही वो भाग जाता है। रसोइयों को धमकाने के बजाय वो विनम्रता से स्वादिष्ट खाने के लिए शुक्रिया कहकर उनके पीछे भागता है। हालांकि वह बूढ़े आदमी के बारे में बकवास करता रहा है, फिर भी आरव अपने दादा का बहुत सम्मान करता है। गोपाल मरीन मुख्यालय में वाइस एडमिरल थे। रीफ में मौजूद ये मरीन सैनिक उनके अधीनस्थ माने जा सकते हैं। आरव के लिए इसे अपने दादा के आदमियों को बचाने जैसा समझना आसान है। ईशान तुरंत ऐस के मन की बात समझ गया और उसने कुछ नहीं कहा। अगर वह उन्हें बचाना चाहता था तो जा सकता था। खैर, जहाज में डूबे उन मरीन्स से आरव को कोई खतरा नहीं था। आरव ने एक फैसला किया। जिमित और बाकी लोगों को उसके आदेश का पालन करना ही था। आरव को कप्तान किसने बनाया? उसकी गरिमा अभी भी कायम रहनी थी। इसलिए हुकुम के लुटेरों का दल एक एक करके केबिन से बाहर आया, अपनी दिशा बदलने के लिए पाल घुमाए और मोर्चे की ओर बढ़ गया। लगभग 3 घंटे बाद लगभग अंधेरा हो गया था और वे अंततः मरीन सैनिकों के स्थान पर पहुंच गए। हालांकि वह अगले द्वीप के पास था, फिर भी द्वीप की जमीन देखना बहुत दूर था। इसके विपरीत, जैसे ही उनका जहाज पास आया, ईशान को पानी के ऊपर कई चट्टानें दिखाई दीं। उसने जिमित से इसके बारे में पहले ही पूछ लिया था, इसलिए जिस द्वीप की ओर वे जा रहे हैं उसे यात्री भूलभुलिया द्वीप कहते हैं, जिसे भंवर धाराओं वाला द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि वहां पहुंचना बहुत कठिन है। द्वीप के आसपास के सभी समुद्री क्षेत्र विभिन्न बड़ी छोटी भित्तियों और दांतेदार चट्टानों से भरे हैं। जब पानी इन भित्तियों से होकर बहता है तो बाधाओं के कारण बिखर जाता है और फिर एक हो जाता है। इन अनगिनत भित्तियों से होकर अक्सर एक धारा बहती है और दर्जनों सहायक नदियों में टूट जाती है, जिससे समुद्री धाराएं भूलभुलिया की तरह अराजक हो जाती हैं और भंवर भी उत्पन्न होते हैं। हालांकि द्वीप के आसपास कोई समुद्री हवा नहीं चलती। इसे छोटा शांत क्षेत्र कहा जाता है। जो भी जहाज इसके पास पहुंचना चाहते हैं वे सिर्फ पालों के सहारे नहीं पहुंच सकते। वे केवल पतवार चलाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। जब वे उस समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो वे इन अशांत धाराओं से प्रभावित होंगे, जिससे जहाजों की दिशा नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई लापरवाह हो तो उसे कोई खास सहायक नदी बहा ले जा सकती है। फिर उसका जहाज किसी चट्टान से टकरा सकता है या भंवर में फंसकर समुद्र में बह सकता है। दूसरे शब्दों में, यह एक बहुत ही खतरनाक द्वीप है, लेकिन यह उनके रास्ते में फंसा हुआ है। अगर उन्हें अपना लॉग पोज रीसेट करना है तो उन्हें इसी द्वीप पर रुकना होगा। हर साल इस द्वीप के आसपास के समुद्र में बड़ी संख्या में जहाज डूब जाते हैं। केवल एक कुशल नौवहन विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही कोई जहाज द्वीप पर पहुंचने का सही रास्ता खोज सकता है। कहा जा सकता है कि यह द्वीप नाविकों की कड़ी परीक्षा लेने वाला स्थान है। हुकुम के समुद्री लुटेरों का नाविक एक गंजा युवक था जिसका नाम स्प्री था। उसे काफी अनुभव था। आसपास का पानी देखकर उसने हुकुम के लुटेरों को तुरंत गति धीमी करने और सावधानी से आगे बढ़ने का आदेश दिया। चूंकि ईशान पानी के नीचे की स्थिति नहीं देख पा रहा था,
इसलिए उसे इस समुद्री क्षेत्र के खतरे का अंदाजा नहीं था। लेकिन जब स्प्री और बाकी लोगों ने उसे समझाया तो उसे इस समुद्री क्षेत्र के संकट का एहसास हुआ। साथ ही उसने कुछ शंकाओं के साथ पूछा, समुद्री गश्ती जहाज यहाँ क्यों आते हैं जबकि यह इतना खतरनाक है? स्प्री ने कंधे उचकाते हुए कहा, कौन जाने, पर मैंने सुना है कि यह अशांत इलाका एक प्राकृतिक बाधा है। यह भूल भुलिया वाला द्वीप किसी समुद्री डाकू समूह का गढ़ लगता है। हो सकता है कि मरीन इन समुद्री डाकुओं के लिए यहाँ हों। ईशान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि गश्ती जहाज का सामना यहाँ इन समुद्री डाकुओं से हुआ था। पीछा करने की वजह से वे एक चट्टान पर पहुंच गए और डूब गए। यह संभव है। स्प्री ने कहा, सच कहूं तो कई बार समुद्री लुटेरों का नाविक मरीन से भी ज्यादा ताकतवर होता है। फिर ईशान चुप हो गया, पर उसे अब भी थोड़ा अजीब लग रहा था। नौसैनिक इस